हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 13 ध्वनि। तो इस पार्ट के पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसका संचरण जो है वो कौन कौन से माध्यम में हो सकता है। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि जो कंपन है उसका आयाम, आवर्तकाल तथा उसकी आवृत्ति जो है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। पहला प्रश्न था हमारा कि क्या ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। तो बच्चों, हमने समझा था कि ध्वनि को जो है संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि नहीं, ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि कब संचरित होगी, जब जो है उसे कोई माध्यम उपलब्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कान में उपस्थित तानित झिल्ली को क्या कहते हैं। तो बच्चों, कान के अंदर जो तानित झिल्ली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्णपटह, या सामान्य भाषा में हम उसे कान का पर्दा कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, कंपन। तो कंपन क्या होता है बच्चों कि कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जो इधर उधर या आगे पीछे गति करती है उसे क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम कि किसी वस्तु का बार बार अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। और इस गति को हम क्या भी कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। बच्चों, हमने समझा था कि इस तरह से यदि हम किसी पेंडुलम को हिलाएंगे तो अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करेगा, और ये गति क्या कहलाएगी, दोलन गति कहलाएगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है बच्चों कि जब हम बात कर रहे हैं कंपन की, तो 1 सेकंड में कितने कंपन किए जाते हैं वो क्या कहलाती है, उस वस्तु की कंपन की आवृत्ति कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, आवृत्ति कहते हैं। और इस आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक है हर्ट्ज, जिसे हम HZ से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है बच्चों कि आवृत्ति क्या होगी, कंपनों की कुल संख्या बटा कंपनों में लगा समय, यानी कि कितने कंपन हो रहे हैं और कितने समय में हो रहे हैं, इनको जब हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, हमें आवृत्ति प्राप्त होगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक प्रश्न कि हमें क्या करनी है, यहाँ पर आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या प्रश्न है बच्चों कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति बताइए। तो बच्चों, हमें पता है कि आवृत्ति क्या होती है, कंपनों की संख्या बटा कंपन में लगा समय। तो यहाँ पर कंपनों की संख्या कितनी दी है, हमें 20 दी है, और समय कितना दिया है, 1 सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, 20 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 20 कंपन प्रति सेकंड। या क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या भी होता है, हर्ट्ज भी होता है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी वस्तु की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, एक कंपन को करने में कितना समय लग रहा है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कह सकते हैं हम कि एक कंपन को करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। बच्चों, ये क्या है, समय है, तो और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आवर्तकाल का मात्रक भी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब आवर्तकाल अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होगा, आवर्तकाल होता है 1 बटा आवृत्ति। इसे क्या ज्ञात की जा सकती है, किसी भी वस्तु का आवर्तकाल जो है, यानी कि एक कंपन को करने में कितना समय लग रहा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रबलता। तो बच्चों, प्रबलता क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें कि एक धातु का ग्लास लेना है, और क्या लेना है, एक चाय का चम्मच लेना है। अब क्या करेंगे, चम्मच जो है उसको हम धीरे से जो है उस ग्लास के ऊपर चोट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, धीमे से ग्लास के किनारे से हम उसे टकराएंगे, और जो उत्पन्न ध्वनि है उसे हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोबारा क्या करना है बच्चों, हमें कि ग्लास पर चम्मच से जोर से आघात करना है। पहली वाली स्थिति में हमने क्या किया था, धीमे से आघात किया था। अब क्या कर रहे हैं, हम जोर से आघात कर रहे हैं, और फिर से क्या करेंगे, ध्वनि को सुनेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न ध्वनि में हमें कुछ अंतर
दिखाई देगा। क्या होगा बच्चों, जब हमने जोर से आघात किया तो ध्वनि जो है उसकी प्रबलता अधिक होती है, यानी कि ध्वनि भी जो है वो अधिक प्रबल उत्पन्न होती है। अब क्या करना है बच्चों, इसमें हम कंपन जो है उसको भी नोट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्या करा हमने, जो गिलास का किनारा है उसको छूते हुए एक थर्माकोल की छोटी सी गेंद हम लटकाएंगे। इस तरह से चित्रानुसार ये हमने गिलास लिया और यहाँ पर हम जो है एक डोरी की सहायता से क्या कर रहे हैं, थर्माकोल की जो है वो छोटी सी गेंद को लटका रहे हैं और दोबारा से हम क्या करेंगे, इस गिलास पर जो है वो चोट करेंगे, यानी कि इसे कंपित करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये जो बॉल है इसका विस्थापन होगा, ये जो कंपन के कारण ये बॉल जो है वो इधर उधर विस्थापित होगी और ये जो विस्थापन है ये क्या होगा, कंपन के आयाम की माप होगा, यानी कि जितनी दूर ये बॉल जा रही है और वापस आ रही है वो क्या है, इस कंपन का आयाम होता है। तो बच्चों इस प्रयोग के द्वारा जो है हम ध्वनि की प्रबलता को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जब आयाम अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी, अधिक प्रबल होगी, और जब आयाम जो है वो कम या छोटा होगा तो ध्वनि कैसी होगी, मंद होती है। तो बच्चों हमें क्या समझ में आया कि ध्वनि कितनी तेज होगी या कम होगी किस पर निर्भर करेगी, वो इसके आयाम पर निर्भर करती है। इसी के साथ साथ बच्चों जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो क्या होती है, कंपनों के जो आयाम है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और जो प्रबलता है इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है डेसिबल, डीबी के द्वारा जो है इसे व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या हो गई बच्चों, ध्वनि की प्रबलता जो क्या कर रही है, इसके आयाम पर निर्भर कर रही है और डेसिबल जो है वो इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में तारत्व, ध्वनि का तारत्व। तो बच्चों ध्वनि का तारत्व क्या होता है कि आवाज़ जो है वो मोटी है या फिर बारीक है, ये किस पर निर्भर करता है, ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करता है। बच्चों आपने देखा होगा कि धातु के बर्तनों को हम बजाते हैं तो उसमें से जो है बहुत ही मोटी या अप्रिय आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो आवाज़ जो है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जबकि बांसुरी को जब हम बजाते हैं तो उसमें से बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय आवाज़ सुनाई देती है। तो बच्चों ये आवाज़ का मोटा या भारी होने का गुण क्या कहलाता है, उसका तारत्व कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि के तीक्ष्ण अथवा भारी होने के लक्षण को क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। और ये जो तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है, कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यदि तारत्व या आवृत्ति अधिक है तो क्या होगा, हमें जो आवाज़ है वो कैसे सुनाई देगी, बहुत ही पतली मधुर आवाज़ जो है सुनाई देगी। तो बच्चों जो महिलाएं होती है उनकी आवाज़ का तारत्व अधिक होता है और इसीलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, सुरीली या बारीक होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पक्षियों की आवाज़ की, तो पक्षियों की आवाज़ का तारत्व भी कैसा है बच्चों, उच्च है, यानी कि अधिक है। इस वजह से उनकी जो आवाज़ है वो हमें सुरीली लगती है। जबकि जो शेर की दहाड़ है उसका तारत्व जो होता है बच्चों वो बहुत ही कम होता है। देखिए इसमें क्या है, उल्टा संबंध है। शेर की दहाड़ जो है वो तो हमें अधिक प्रबल सुनाई देती है लेकिन उसका तारत्व कैसा है, कम है। जबकि जो पक्षियों की आवाज़ है वो बारीक है लेकिन उसका तारत्व जो है वो अधिक होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में श्रव्य व अश्रव्य ध्वनियाँ। ध्वनियाँ जो है अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ ध्वनियों को हम सुन सकते हैं और कुछ ध्वनियाँ हमें सुनाई नहीं देती है। तो बच्चों मानव कर्ण जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। यानी कि जिस आवाज़ को हम सुन सकते हैं वो कौन सी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को। और ये जो आवाज़ है ये क्या कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। यानी कि इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं तो ये कैसी है, श्रव्य ध्वनि। इसके अलावा बच्चों जो 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ होती है वो मानव कर्ण के द्वारा सुनाई नहीं देती है। यानी कि इसे क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि हमें सुनाई नहीं दी जा रही है तो इसलिए क्या हो जाएगी, अश्रव्य ध्वनि हो जाएगी। इसके अलावा एक और प्रकार की ध्वनि होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है पराश्रव्य ध्वनि। ये कौन सी ध्वनि है बच्चों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है, अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाती है। इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकते हैं, उससे कम या उससे अधिक वाली ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन बच्चों कुछ जंतु जो होते हैं जैसे कि कुत्ते, चमगादड़, व्हेल आदि,
ये जो है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, यानी कि ये परासोनिक ध्वनि, पराश्रवित ध्वनि को भी सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ जब ये इन आवाज़ों को सुन लेते हैं तो ये कोई आने वाली जो घटना है उसका भी पूर्वानुमान लगा लेते हैं। भूकंप आदि जो है उस समय पर पराश्रवित तरंगें उत्पन्न होती है, तो उनको सुनकर जो है ये इन घटनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। इसी के साथ साथ जो चमगादड़ जो होता है ये अंधेरे में भी जो है उड़ सकता है। तो किसकी वजह से उड़ता है? ये इन पराश्रवित ध्वनियों के कारण ही ये उड़ पाता है। ये जो है विशेष पराश्रवित ध्वनि उत्पन्न करता है, और ध्वनि जो है आगे से टकराकर जब इनके पास में वापस आती है उसे सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि आगे कोई अवरोध है या नहीं है, और उसी के अनुसार ये गति करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो चिकित्सा उपकरण होते हैं जैसे कि सोनोग्राफी मशीन है, उसमें भी इन पराश्रवित ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है शोर तथा संगीत। बच्चों इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, कुछ आवाज़ जो होती है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसे क्या कहते हैं? हम शोर कहते हैं। जबकि कुछ आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, उसे हम संगीत कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगती है तथा कष्ट पहुंचाती है क्या होती है? शोर कहलाती है। कौन सी ध्वनि होती है बच्चों? वो जैसे कि यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, या फिर बहुत तेज आवाज़ में यदि कोई संगीत भी चल रहा है, लाउड स्पीकर बहुत तेज आवाज़ में है, तो वो भी क्या कहलाता है? शोर कहलाता है, क्योंकि वो आवाज़ भी क्या करती है? हमारे कानों को कष्ट पहुंचाती है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर कहीं से मान लीजिए कोई भवन का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर जो मशीनों की आवाज़ है वो भी क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। इसके विपरीत जो ध्वनि क्या करती है? कानों को प्रिय लगती है और सुखद लगती है, जिसको सुनकर हमें अच्छा लगता है, वो क्या कहलाती है? संगीत या सुस्वर ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि? जैसे कि हारमोनियम से उत्पन्न ध्वनि, या फिर जो रेडियो पर धीमा धीमा संगीत बज रहा है, वो आवाज़ क्या हो जाएगी? हमारे कानों को अच्छी लगती है, तो उसे हम संगीत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? ध्वनि प्रदूषण। अब ये जो आवाज़ की हम बात कर रहे हैं, कभी हमें वो ध्वनि शोर लगती है और कभी हमें वो ध्वनि संगीत लगती है। लेकिन जब शोर बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो बच्चों क्या होता है? वो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि जो है वो सामान्य और कर्णप्रिय लगती है। हमने बात की थी ध्वनि की प्रबलता के बारे में, तो यदि उसकी प्रबलता 50 डेसिबल तक है तब तो वो हमें सुखद लगती है, और जब इससे अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। तो 50 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है वो हम सहन कर सकते हैं, और यदि 80 डेसिबल से अधिक भी ध्वनि हो गई तो क्या होता है? हमारे कानों को वो असहज लगने लगती है, और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उसे हम शोर कहते हैं। तो बच्चों शोर जब बहुत अधिक देर तक हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण करता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बच्चों? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि बहुत सारी अवांछित ध्वनियाँ हो रही है और अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है, तो क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अभी जो ध्वनि प्रदूषण है ये अनेक कारणों से हो सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं बच्चों इसके? कि वाहनों की ध्वनियाँ, वाहनों के जो आवाज़ हो रही है, सड़क पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो वो भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा विस्फोट, पटाखों का शोर, यदि कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में विस्फोट हो रहा है या पटाखे चल रहे हैं तो वहाँ से भी शोर उत्पन्न होता है। अगला है मशीनों का शोर। कहीं निर्माण स्थल पर बहुत सारी मशीनें जो है, या फिर जो उद्योग हैं वहाँ पर मशीनें बहुत तेज़ आवाज़ में चल रही है, तो वो भी क्या है बच्चों? शोर है, जो भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। इसके अलावा बहुत तेज़ आवाज़ में हमने लाउड स्पीकर बजा रखे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और इसी के साथ साथ रसोई घर के उपकरण और कूलर आदि, मिक्सी, कूलर आदि को जब हम चलाते हैं तो इनमें से भी क्या होता है? लगातार आवाज़ उत्पन्न होती है, तो ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। अब इस ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है हमें बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्याएं बच्चों? ध्वनि प्रदूषण जो है उससे बहुत सारी हानियां हो सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, अनिद्रा, अति तनाव या चिंता आदि जो बीमारियां हैं वो इस ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ बच्चों यदि हम लंबे समय तक शोर में रहते हैं, बहुत तेज आवाज़ में रहते हैं, तो हमारी जो सुनने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। जो सुनने की क्षमता है हमारी
वो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो श्रवण शक्ति है वो कम हो जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाए। और जो शोर हो रहा है यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उससे दैनिक जीवन के अनेक कार्य प्रभावित होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है या फिर जो अस्पतालों का कार्य है जहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं, वो भी इस ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। तो बच्चों, इस ध्वनि प्रदूषण से हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कर सकते हैं बच्चों इसके लिए हम? तो ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय की अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं कि जो यातायात के वाहन हैं, औद्योगिक मशीनें हैं या फिर जो घरेलू विद्युत उपकरण हैं, उनमें हमें क्या करना चाहिए, शोर कम करने वाली युक्ति यानी कि साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो हमें आवासीय क्षेत्रों से दूर जो है उनको संचालित करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, टेलीविज़न में जो है लाउड स्पीकर जो है उनमें ध्वनि की प्रबलता को कम रखना चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ में टीवी या लाउड स्पीकर नहीं बजाने चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो क्या होगा, जो पेड़ जो होते हैं वो ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो ध्वनि जो है वो पेड़ों के माध्यम से अवशोषित हो जाएगी और जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम होगा। इसके अलावा स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं तो सड़क पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जो है वाहन के हॉर्न का प्रयोग करते हैं, और वो जो हॉर्न है हमें बहुत ही अप्रिय लगता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे वाहन का हॉर्न जो है उसका लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम हमें हॉर्न बजाना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्रवण क्षति। तो बच्चों, कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें जन्म से ही सुनाई नहीं देता है, यानी कि जन्म से ही जो है उन्हें पूर्णतया श्रवण क्षति होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें किसी बीमारी या चोट की वजह से, या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें उम्र के कारण धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाता है, यानी कि श्रवण क्षति जो है वो उनमें हो जाती है, और इस वजह से आंशिक अशक्तता उत्पन्न हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाए या फिर उन्हें सुनाई देना कम हो जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं बच्चों, ये इंगित भाषा या फिर संकेत भाषा की सहायता से जो है वो अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि संकेतों के रूप में वो अपने विचारों का प्रभावशाली ढंग से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट में हमने जो भी बातें की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।